नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खिलाड़ियों ने कहा था कि वो अपना धरना तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी ना हो। इस बीच हस्तियां भी खिलाड़ियों के समर्थन में सामने आ रही हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के हवाले से ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में महिला पहलवानों की शिकायत पर आखिरकार केस दर्ज कर लिया है। ये केस छेड़खानी की धाराओं यानी 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ में शारीरिक शोषण किया है, छेड़खानी की है और जो शिकायत दी थी वो 7 महिला पहलवानों ने दी थी। इन शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग महिला पहलवान भी थी जिसकी जो शिकायत है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। तो कुल 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दी थी और महिला पहलवान बार बार यही आरोप लगा रही थी कि जो वो आरोपी हैं वो काफ़ी दबंग हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और सांसद हैं। इसीलिए उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी को लेकर जो महिला पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर बैठे थे और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इसमें कार्रवाई करे। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो आज ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। महिला पहलवानों की शिकायत को एग्जामिन कर लिया गया है और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ये मामला दर्ज कर लिया है। तो बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो इस केस में आरोपी हैं। अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस जांच करेगी और जांच में क्या कुछ सबूत जो है इकट्ठा करेगी, क्योंकि जो शिकायतें हैं उनमें जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वो घटनाएं 2012 से लेकर 2022 तक की घटनाएं हैं, यानी कि करीब 10 साल पहले की घटनाओं का जिक्र इन एफआईआर में है। तो जो दिल्ली पुलिस है वो उसको जो शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों पर दिल्ली पुलिस जो महिला पहलवान हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करेगी और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उनके पास क्या कुछ सबूत हैं और उसके बेसिस पर ये केस आगे कैसे चलेगा, इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम आगे की तैयारी कर रही है और बहुत जल्दी ही इस मामले में जो आरोपी हैं बृजभूषण शरण सिंह उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जंतर मंतर में धरने पर बैठे पहलवानों को पिछले कई दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों की गंभीर शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही पुलिस ने कहा कि वो आज ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस मांग को ठुकरा दिया कि अब मामले को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो केस की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है लेकिन सुनवाई बंद नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्शन लाइव रखा है और पुलिस की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ये दूसरी बार है जब पहलवान अपनी शिकायतों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। वहीं उनका अभ्यास भी चल रहा है। ये उनके धरने का 6वां दिन था। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के रुख की खबर मिलते ही जंतर मंतर का माहौल कुछ बदल गया। खिलाड़ी अब भी धरने पर बैठे हुए हैं और ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान खेल और उसकी साख को पहुंच रहा है। हालांकि धरने पर बैठे पहलवान इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए। बृजभूषण शरण सिंह हटे तभी आप हटे नहीं सर, गिरफ्तार हो। उन्होंने जो लड़कियों के साथ में गलत किया है, शोषण किया है, उसकी सजा उनको मिले, गिरफ्तार हो, उसके बाद में निष्पक्ष जांच हो, वो हम चाहते हैं। हम नॉर्मल इंसान हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान हो, उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। इस बीच पहलवानों के समर्थन में खेलों की दुनिया के कई बड़े दिग्गज खड़े हो गए हैं। नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, कपिल देव, रानी रामपाल और वीरेंद्र सहवाग ने इनके लिए अपना समर्थन जताया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहलवानों की शिकायत पर बनी कमेटी की सिफारिशों पर काम हो रहा है। सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है,
ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे। आपके साथ में एफआईआर के जो क्रिमिनल रिकॉर्डों की लिस्ट है उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर के ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं? उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं। अपने इलाके में उनकी राजनीतिक पैठ मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद वो गोंडा निकल गए। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआर लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। करीब 3 महीने के लंबे जद्दोजहद और अथक धरना प्रदर्शन के बाद आखिरकार खिलाड़ियों को राहत सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही मिली। इन सब का अंजाम चाहे जो भी हो, इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में इस मसले के, जिसके कई पहलू हैं, इसे भारतीय खेलों में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला और आशीष भार्गव के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई की सीबीआई अदालत से आज बड़ी खबर सामने आई। अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पांचोली को आरोप मुक्त कर बरी कर दिया गया है। 10 साल के बाद एक राहत भरा फैसला सूरज पांचोली और उनके परिवार के लिए। लेकिन जिया खान की मां राबिया खान का कहना है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की। वो इस दावे पर बरकरार हैं कि उनकी हत्या हुई है। ऐसे में वो लड़ाई आगे जारी रखेंगी। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री जरीना वहाब के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। उनके बेटे सूरज पंचोली को अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सबूतों के अभाव में आप पर दोष साबित नहीं होता, इसलिए आपको बरी किया जाता है। अदालत में मौजूद मां बेटे के चेहरे खिल उठे। सूरज पंचोली को जेल भी जाना पड़ा था। सूरज पंचोली ने कैमरे पर तो कोई बात नहीं की, लेकिन एक बयान जारी कर अपने मन की बात रखी। फैसले के लिए 10 लंबे दर्दनाक साल और रातों की नींद हराम कर दी। लेकिन आज मैंने न केवल अपने खिलाफ ये मुकदमा जीता है, बल्कि मैंने अपनी गरिमा और आत्मविश्वास भी वापस पा लिया है। इस तरह के जघन्य आरोपों के साथ दुनिया का सामना करने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत है। मैं ईश्वर से आशा और प्रार्थना करता हूं कि इतनी कम उम्र में जो कुछ मैंने झेला है, मुझे नहीं पता कि मुझे मेरे जीवन के ये 10 साल कौन लौटाएगा, लेकिन मुझे खुशी है कि ये आखिरकार आ गया। न केवल मेरे लिए बल्कि विशेष रूप से मेरे परिवार के लिए एक अंत है। इस दुनिया में शांति से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिया खान की मां रबिया खान की लड़ाई अब भी जारी है। फैसले के बाद अदालत के बाहर एनडीटीवी से बात करते हुए रबिया खान ने कहा वो पहले से कहती आ रही हैं कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या हुई है। मुझे कोई ऐसी कोई शॉकिंग, इट वाज नॉट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, दिस वाज एंटिसिपेटेड बिकॉज ये केस अबैटमेंट टू सुसाइड का था ही नहीं, ये मर्डर का केस है। आप समझ रहे हैं? सो नाउ आई विल फाइट, आई विल ब्रिंग, and now my case has become more solid actually, because now I will have to go and present again all those evidences that I presented to CBI and the prosecution has not presented to the court. 3 जून 2013 को जिया खान का शव घर में पंखे से लटकते हुए मिला था। कुछ दिन बाद उनके घर से 6 पन्नों का नोट मिला, जिसके आधार पर जुहू पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया था। 22 दिन जेल में रहने के बाद वो जमानत पर छूटे। जिया की मां ने हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को दी गई, लेकिन मुकदमा खुदकुशी के लिए उकसाने का ही बना। अदालत में सुनवाई हुई, 22 गवाह पेश हुए, लेकिन खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला भी साबित नहीं हो पाया। 10 साल तक जिस नोट के आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस चला, तकरीबन 22 दिन तक सूरज पंचोली जेल में रहे। उसी नोट पर मुकदमे में सवाल उठा और बचाव पक्ष की माने तो खुद जिया खान की मां राबिया खान ने अदालत में ये माना कि ये नोट उसी डायरी का हिस्सा है जिसे वो खुद लिखा करती थी। ये सुसाइड नोट जिस दिन 3 जून 2013 को इंसिडेंट हुआ,
तो पुलिस ने इस सुसाइड नोट को काफ़ी ढूंढा, उनको कोई सुसाइड नोट मिली नहीं घर पे। 4 दिन के बाद कोई विटनेस लेके आता है सुसाइड नोट। सीबीआई ने क्या किया कि ये सुसाइड नोट जिस डायरी से मिली थी, जिस नोटबुक से मिली थी, वो नोटबुक जिस ऑथर ने लिखा है, वो डायरी जिसने लिखी है, उसी इंसान ने ये सुसाइड नोट लिखी है। ये सीबीआई का हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो मुख्य विटनेस है, उन्होंने कोर्ट के सामने एडमिट किया कि ये जो डायरी है, जो नोटबुक है, उसका जो हैंडराइटिंग है, वो मुख्य विटनेस का, मेन विटनेस का, अगर राबिया खान का। जी, अगर ये रिकॉर्ड पे आ गया तो फिर बचा क्या इस केस में? बहरहाल 10 साल चले इस केस से 2 माओं का संघर्ष भी जुड़ा था। सूरज के बरी होने से मां जरीना वहाब ने जहां राहत की सांस ली, वहीं जिया खान की मां राबिया का संघर्ष अब भी जारी है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर बीजेपी की ओर से कुछ पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज को सामने रख आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के आसपास के 2 बंगलों को खाली कराया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तारीकरण हो सके। इस पर दिल्ली सरकार के सूत्र का कहना है कि आरोप झूठे हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को और बढ़ाने के लिए अपने घर के आसपास फ्लैगस्टाफ रोड के कई सरकारी बंगले खाली करा लिए। ये आदेश साल 2021 में जारी किए गए थे। पहले कहावत थी कि जनता जगह खाली करो, राजा आ रहे हैं। कुछ यही हालत आज के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की है कि राजा साहब आ रहे हैं, इसलिए अपने अपने जो फ्लैट हैं वो खाली कर दो ताकि वहां जो है शीश महल को बढ़ाया जाए। जो सरकारी बंगला नंबर 8A और B है, वो ठीक अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में है। आरोपों पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। ये घर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए फ्लैट्स बनाने को खाली कराए गए हैं। इन जगहों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए टाइप 4, 5, 6 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। हाल ही में बीजेपी ने कुछ दस्तावेज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने घर के नवीनीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। जो दस्तावेज भी पीडब्ल्यूडी का है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है उस दस्तावेज में कि ये जो खाली कराए गए हैं घर, वो अरविंद केजरीवाल के विस्तारीकरण के लिए, घर के विस्तारीकरण के लिए खाली कराए गए हैं। तो फिलहाल अब दोनों तरफ के आरोप और प्रत्यारोप हैं। जनता को तय करना है कौन ठीक है, कौन गलत है। फिलहाल बैकफुट पर भले ही आम आदमी पार्टी सरकार हो, लेकिन आज जो ये विस्तारीकरण का नया मामला सामने आया है, उस पर जरूर सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज तमाम अखबारों में राजस्थान सरकार के विज्ञापन दिखे 500 रुपए में गैस सिलेंडर के। दरअसल गहलोत सामाजिक कल्याण से जुड़ी अपनी योजनाओं के सहारे अगला चुनाव जीतने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी याद दिला रही है कि आखिरी साल में ये ख्याल आ रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की गारंटी नहीं है। देखिए हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे और महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। गहलोत सरकार का समाज कल्याण योजनाओं पर जोर। चुनाव सिर्फ 7 महीने दूर हैं और इनके बूते गहलोत लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री है, स्वास्थ्य बीमा 25 लाख है, राशन किट है और अब गांव के साथ शहरों में भी रोजगार की गारंटी है। मुख्यमंत्री खुद राज्य के कोने कोने में पहुंच के राहत कैंप का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम रखा है। अभी राहत कैंप याद आए जब जनता ने इस सरकार को हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया, तब गहलोत साहब को राहत कैंप याद आए।
चुनाव दूर नहीं है और राजनीतिक जंग की तैयारी पूरी है। यहाँ तक कि कर्नाटक के चुनाव में भी राजस्थान की राजनीति की गूंज सुनाई दी। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे। भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका है, अभी तक गारंटी रह गई। कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? तो कांग्रेस की समाज कल्याण योजनाओं का राहुल गांधी ने पक्ष लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जा सकता, वो सही कह रहे हैं। बीजेपी के शासन में ये काम नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी की सरकार 40% चोरी करती है। 500 रुपए का सिलेंडर सिर्फ राजस्थान में इस मुहिम के साथ गहलोत सरकार आगे बढ़ रही है, इस उम्मीद से कि ये स्कीम जो 73 लाख परिवारों तक पहुंचेगी उनके लिए गेम चेंजर का काम करेगी। इससे पहले 1150 रुपए में मिलता था, उसमें बहुत राहत मिली है और अब वो 500 रुपए में मिल रहा है। पहले हम महंगाई की वजह से लकड़ियों से भी काम चलाते थे, इसलिए हमारी आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती थी धुएं से, और अब आराम से हम रसोई में भी काम कर सकते हैं। मुझे सिलेंडर का मिला है, मेरा सिलेंडर 1150 रुपए में भरता था, आज मेरा सिलेंडर 500 रुपए का मिला है। तो सर मेरे पास 600 रुपए का लाभ मिल रहा है, मैं 650 रुपए का लाभ मिल रहा है। मैं इस 650 रुपए से कुछ और काम में ले सकती हूँ, मेरे घर में किसी भी चीज़ में काम में ले सकती हूँ। इन कैंप में 10 बड़ी स्कीमों का पंजीकरण होगा और गहलोत सरकार को उम्मीद है कि 8 करोड़ वोट देने वाली जनता में ये 6 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इंजेक्शन का डर खत्म हुआ, नाक से दी जाने वाली देश की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक मुंबई में दी जानी शुरू हो चुकी है। बीएमसी के केंद्रों पर फिलहाल मुफ्त में ये 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दी जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल कोविड के जो मामले बढ़े हैं उसमें 95 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 73% जो मौतें हैं वो बुजुर्गों में देखी गई हैं। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ 2 बूंद वाला बूस्टर डोज, इंजेक्शन का डर खत्म और दर्द चुभन जैसे खतरे से आजादी, क्योंकि नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन आ चुकी है। कोरोना के खिलाफ देश की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक मुंबई में सीनियर सिटीजन को मुफ्त बूस्टर डोज के तौर पर दी जानी शुरू हो गई है। अब वापस कोविड बढ़ रहा है, अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी, तो इसलिए ले लिया मतलब। और ये नेजल हमने जब पढ़ा था तो अच्छा लगा था और ये काफी अच्छा लगा। आउट ऑफ इंडिया जून में जा रहा हूँ, जून फर्स्ट वीक में, तो वहाँ एयरपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके मैं ले रहा हूँ। अभी कोरोना वापस बढ़ रहा है, इसके लिए मैंने तीसरा डोज लिया। पहला लिया था, डोज लिया, तो मैं बोला अभी कोरोना हट गया तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात थोड़ा लंबा था और गर्मी के सीज़न में बहुत लाइन भी थी, उसके लिए गया नहीं। और दूसरी वैक्सीनेशन बोला तो ये नाक में देता है, पहले इंजेक्शन में था, अभी नाक में देने से अच्छा है, इसके लिए वो अच्छा लगा। कोविड वैक्सीनेशन जो पहले इंजेक्शन के थ्रू से दिया जाता था उसमें तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन ये वैक्सीनेशन अभी जो दिए जा रहा है ये नाक में ड्रॉप के थ्रू दिए जा रहे हैं, इसके वजह से इसमें कोई डरने की बात नहीं है और इसको कोई साइड इफेक्ट भी अभी आने की कोई चांसेस। अब वो 60 ईयर्स जो ओल्ड एज है उनके लिए अभी फिलहाल वैक्सीनेशन चालू की है। वैसे मुंबई में अब तक सिर्फ 15% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है, इसलिए बीएमसी इसे लेकर अभियान भी चला रही है। अभी अपन इसके लिए अपन अवेयरनेस पूरे एरिया में अपन अपनी हेल्प पोस्ट के थ्रू से किया है। मुंबई महानगर पालिका के ट्विटर हैंडल पे भी ये सब चीज़ें अपन प्रसारित की है और जहाँ जहाँ अपन एरिया में प्रोपोगंडा कर सकते हैं अपने बीएमसी जो CHV और आशा वर्कर है उनके थ्रू से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल बढ़े कोविड मामलों की वजह से अब तक 93 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 73% मौत 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों की है। इसीलिए मुंबई नगर निगम के 24 वार्ड्स में चयनित केंद्रों पर सबसे पहले बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है। जानकारों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है और हालत बिगड़नी शुरू होती है, इसलिए नेजल वैक्सीन असरदार साबित हो सकती है। इससे इम्यून रिस्पांस बेहतर होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 11 साल की आकर्षणा की कहानी, जिन्होंने 3 लाइब्रेरी खोली हैं।
और अब आइए आपको 11 साल की आकर्षणा सतीश की कहानी दिखाते हैं, जिन्होंने हैदराबाद में 3 लाइब्रेरी खोली है। उन्होंने अपने पड़ोसियों, सहपाठियों और अपने परिवार के सदस्यों से किताबें इकट्ठा करना शुरू की। कुल 4834 पुस्तकें इकट्ठा कर सकी हैं, जिनका उपयोग उन्होंने बच्चों के लिए लाइब्रेरी तैयार करने के लिए किया। तीसरी लाइब्रेरी का उद्घाटन बुधवार को आईपीएस शिखा गोयल और आईएएस भारती होलेकरी ने किया। आकर्षणा सतीश ने कहा है कि कोविड के समय में परिवार के दोस्तों, स्कूल के दोस्तों और अपने पड़ोसियों से किताबें उन्होंने इकट्ठा की। कुल 4800 से भी अधिक किताबें उन्होंने जमा की। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।